नमस्कार, प्यारा उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आज का मुख्य समाचार है, उत्तराखंड में लोकसभा की प्रथम चरण में चुनाव है, उसके लिए आज नामांकन की अंतिम तिथि थी। अनेक उम्मीदवारों ने आज प्रत्याशियों ने अपना दमखम ठोकते हुए अपना नामांकन किया। ये तस्वीर साफ हो गई। उत्तराखंड में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पांचों सीटों पे उम्मीदवार खड़े किए हैं, उसी प्रकार कांग्रेस ने भी अपने पांचों सीटों पे उम्मीदवार खड़े किए। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल ने 4 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए और 5वें टिहरी लोकसभा सीट पर स्वतंत्र प्रत्याशी बॉबी पवार को अपना समर्थन दिया। इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपने पांचों प्रत्याशियों का ऐलान किया। चुनावी जंग में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये उत्तराखंड की जनता, मतदाता 19 अप्रैल को अपना मतदान करेंगे। और पूरे देश में जिस प्रकार से 7 चरण में मतदान हो रहा है, 7वें चरण के मतदान के बाद 4 जून को देश के 543 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों के प्रत्याशियों के भाग्य का निर्धारण होगा कि देश की जनता ने जनादेश किसको दिया है। आज सवाल ये है, उत्तराखंड की जनता जिन्होंने अपने मान सम्मान और हक हकूकों के लिए 1994 में ऐतिहासिक जन आंदोलन करके देश की सरकारों को, तमाम राजनीतिक दलों को मजबूर किया था उत्तराखंड राज्य गठन के लिए, उनके 2000 में जो उनके संघर्ष और बलिदान के बाद राज्य गठन हुआ था, उस राज्य की 24 साल की सरकारों ने जो उत्तराखंड की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, जो उनके आशाओं पर वज्रपात किया, उत्तराखंड की जनता ठगी महसूस कर रही है कि इन चुनाव में उनके मुद्दों का कहीं सत्तारूढ़ दल उस पर कहता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उत्तराखंड की जनता आवाज उठा रही है जिन मुद्दों के लिए, उन मुद्दों को सत्तासीन दलों ने किस प्रकार से हाशिए में रखा। 24 साल की सरकारों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने और कुछ समय उत्तराखंड क्रांति दल और अन्य दलों की समर्थन से गठजोड़ की सरकारों ने उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को साकार नहीं किया। तो इन जन आकांक्षाओं को साकार करने के लिए जनता निरंतर आंदोलन कर रही है। राजधानी गैरसैंण के मामले में जो भी दल सत्ता में आता है वो उत्तराखंड की जनता के साथ खिलवाड़ करता है। यहाँ पे मूल निवास का जो 1950 पूरे देश में लागू है, देश के संविधान के तहत, वो उत्तराखंड को दरकिनारे कर दिया गया। उत्तराखंड की सरकारों की उदासीनता के कारण न्यायालय ने इस प्रकार का फरमान जारी कर दिया। उसके बाद भू कानून, हिमालयी राज्यों के लिए जो भू कानून है, मजबूत भू कानून है, सुरक्षा कवच है, सीमांत क्षेत्र है, वनाच्छित क्षेत्र है, हिमालयी राज्य है, उनको किस प्रकार से संविधान द्वारा उनको सुरक्षा कवच मिला है। जहां हिमालयी राज्यों में त्रिपुरा से लेकर तमाम राज्यों को, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, इन्हें 6ठी अनुसूची में इन्हें सुरक्षा कवच मिला है। वहीं देश के अन्य क्षेत्रों को, पिछड़े क्षेत्रों को, संरक्षण के योग्य क्षेत्रों को 5वीं अनुसूची में संरक्षण मिला। परंतु उत्तराखंड का दुर्भाग्य है, ये विशेष देश का ऐसा 60% से अधिक जहां वन आच्छादित क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालयी राज्यों का क्षेत्र है, देश के अधिकांश जल संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा करने का दायित्व जिस पे है, उसको विशेष राज्य का दर्जे से लेकर हिमालयी राज्यों का सुरक्षा कवच नहीं मिला। इन दिनों हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से लद्दाख में, जो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था, धारा 370 को राष्ट्र के मुख्य धारा में शामिल करने के लिए वहां पे धारा 370 द्वारा देश के खिलाफ जो
ताकतें थी उनको मजबूत करने का जो उन्हें प्रश्रय मिल रहा था, उसको दूर करने के लिए मोदी सरकार ने जो महत्वपूर्ण काम किया, उस काम में जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और लद्दाख को केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया। लद्दाख की एक संसदीय सीट है। उसके बाद लद्दाख के लोगों ने देखा कि लद्दाख जैसे सीमांत क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्र में, हिमालयी क्षेत्र में किस प्रकार से प्रकृति का शोषण करने वाले गिद्धों की नजर लग गई। वहां के जो अधिकार मिले थे, सुरक्षा कवच मिला था, वो कमजोर हो गया और उसकी सुरक्षा के लिए जो लद्दाख के अग्रणी समाज सेवी हैं सोनम वांगचुक, वो कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए, पूरे देश में उनकी आवाज सुनी जा रही है, परंतु सत्तारूढ़ दल जिन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये वादा किया था हम उन्हें 6ठी अनुसूची में शामिल करेंगे ताकि लोग अपने हक हकूकों की, अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा कर सके, अपने हिसाब से वहां की जनप्रतिनिधि बनाकर उस प्रकार के संरक्षण करे, प्रतिनिधि बना। अब क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, उसका अखिल भारतीय सेवा कैडर होता है, उस सेवा कैडर के अधिकारियों को उस चीज क्षेत्र का कहीं हक हकूकों का कहीं भान नहीं होता। उत्तराखंड में जो लोग ये मांग कर रहे थे कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, उन्हें वांगचुक और लद्दाख के क्षेत्र के लोगों की आवाज को, दर्द को समझना होगा, किस प्रकार के अपने भविष्य का निर्धारण नहीं कर। उत्तराखंड के लोग जो अपने जनप्रतिनिधि विधायक हैं, जो उनके जनादेश द्वारा चुने जाते हैं हर 5वें साल, वो लोग जब उस क्षेत्र की हितों की, जनता के सम्मान की उपेक्षा करते हैं, तो उस नौकरशाह से जिसका कोई जिम्मेदारी नहीं मानी जाती, वो तो केवल अपने आकाओं के आदेश का पालन करता है, तो वो किस प्रकार से उसके हितों का, वहां के स्वार्थों, उत्तराखंड के लोगों ने देखा किस प्रकार से राजधानी गैरसैंण न बने, इसके लिए तमाम कुकृत्य सत्तारूढ़ दल अपने दिल्ली के आकाओं को खुश करने के लिए करता है। अभी हाल में उत्तराखंड के लोगों ने देखा किस प्रकार से वहां के चुने हुए कुछ विधायकों ने इस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना, अलोकतांत्रिक, गैर उत्तराखंड के हितों पर वज्रपात करने वाला काम किया कि गैरसैंण जो विधानसभा एकमात्र बनी है, जिसके लिए उत्तराखंड के लोगों ने कुर्बानी दी थी, वहां विधानसभा सत्र न हो जाए। उन्हें ठंड लग रही है, वो भूल गए लेह लद्दाख से लेकर सियाचिन के ग्लेशियर तक भारत की सीमा की रक्षा के लिए किस प्रकार से नौजवान अपनी जिंदगी को दांव में लगाकर दिन रात वहां सुरक्षा में लगे रहते हैं। ये जनप्रतिनिधि ऐसे जनसेवक बने हैं जो अपनी अयासियों के लिए, जो अपने जनहितों को रोने का काम, जनता मांग रही है कि मूल निवास का 1950 के आधार पर जिस प्रकार से उत्तराखंड में ये त्रासदियां हुई कि किस प्रकार से वहां पे घुसपैठ हो रही है, एक प्रकार से सोची समझी रणनीति की तरह बांग्लादेश से घुसपैठ से लेकर देश के अन्य भागों से लोगों को षड्यंत्र के तहत वहां आकर वहां की जनसंख्या में बढ़ाकर वहां के हक हकूकों पे डाका डाल के वहां के उत्तराखंड के हक हकूकों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वहां की शांति भंग करते हैं, वहां के अमन चैन को भंग करते हैं। किस प्रकार से हल्द्वानी प्रकरण से उत्तराखंड के शांतवादियों को पूरे देश में शर्मसार होना पड़ा, किस प्रकार से प्रदेश के हुक्मरानों ने जोशीमठ प्रकरण को नजरअंदाज किया। तमाम विशेषज्ञों की राय के बावजूद हिमालय के इस संवेदनशील क्षेत्र में, भूकंप से बहुत संवेदनशील क्षेत्र, इसमें मध्य हिमालय के इस क्षेत्र में इस प्रकार से बड़े बांधों से और सुरंगों का निर्माण करके उत्तरकाशी जैसे त्रासदी को आमंत्रण किया, और उन त्रासदी का इन परियोजनाओं को किन अपने चेतों को दिया गया जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, जो उत्तराखंड के लोग, कितनी प्रकार की भीषण दुर्घटना हुई, किस प्रकार से आर्थिक नुकसान उत्तराखंड को झेलना पड़ा। जितने बांध बन रहे हैं, उन बांधों से, टिहरी बांध से लेकर कितने बांध बने, उनसे उत्तराखंड के लिए बिजली और पानी से लेकर
ये उत्तराखंड के हकूकों के साथ नहीं खिलवाड़ किसके प्रकार से उत्तर प्रदेश राज्य में पुनर्गठन विधेयक बनाकर उत्तराखंड के हकूकों को किस प्रकार से नजरअंदाज किया गया, उसके प्रति उत्तराखंड के कोई भी जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठा रहे। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आवाज छठी या किस ढंग से उठाए, दिशा क्या होनी चाहिए। जो लोग राजधानी गैरसैंण नहीं बनाना चाहते, इन जनप्रतिनिधियों से जो अपने घर के लोगों के लिए अपने दरवाजे बंद करते हैं, जो अपने गांव के अपने जनादेश को जिनसे मिला है, जो अपने चुनावी वालों को भूल जाते हैं, उनसे क्या आशा करेंगे कि वो इस प्रकार की उत्तराखंड के हकूकों के लिए क्या, जिस प्रकार से आशा की किरण टिहरी में दिखाई दी बॉबी परमार के रूप में, वहां के नौजवान आवाज उठा रहे हैं कि बेरोजगारी से जिस प्रकार से बंदर बांट उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्रियों ने की, किस प्रकार से जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक चंद केवल 2 विधानसभा अध्यक्षों के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों को इस प्रकार से लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए किया। लेकिन जिन मुख्यमंत्रियों ने और जिन वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष से लेकर पूर्व विधानसभा इस प्रकार के कार्य की, उनके लिए कोई जवाबदेही नहीं रही, उनकी जिम्मेदारी नहीं। उत्तराखंड के संसाधनों को, जमीनों को, भूमियों को किस प्रकार से अपने क्षेत्रों को राज्य गठन के बाद बनाया गया, उसकी विविधता किस प्रकार से सीमांत क्षेत्रों में पिथौरागढ़ में अभी देखा कि किस प्रकार से लोगों का आक्रोश भड़का कि राज्य गठन के बाद जिस प्रकार से वहां पर घुसपैठ हुई, उनको रोकने के लिए लोग जागरूक हुए। उसके बाद कि ये कहे कि अमन चैन के लोग कौन रोक रहा है, किस प्रकार से घुसपैठियों को कार्रवाई न करे, इसलिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की विधानसभा में वर्तमान सरकार ने क्या पास कर रखा है। तो लोगों को किस प्रकार जनता मांग रही है, क्या आप दे रहे हैं, कौन सा कानून बना रहे हैं। इसलिए सबसे पहले यह है, हमारे वर्तमान जब केंद्र सरकार इतनी मजबूती से, हमारे पैरोकार कौन है, समाज के लोगों को, कि जब दिल्ली में इस प्रकार हुआ कि एक समाज की एक बालिका, कम उम्र की बालिका के साथ इस प्रकार से दुराचार हुआ दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र में, लोग आक्रोशित हैं, कौन आवाज उठाएगा, क्योंकि उत्तराखंड के लिए आवाज उनको जनप्रतिनिधि देने के लिए कोई आका नहीं है किसी पार्टियों में, उनकी आवाज नहीं सुनाई देती है ना। तो इसलिए ये समय कहीं दूर तक दिखाई दे रहा है। अगर इनमें सद्बुद्धि होती तो उत्तराखंड के लोगों को छठी अनुसूची या 5वीं अनुसूची, जिसमें भी उचित लगता कि छठी अनुसूची में हिमालयी राज्यों के सीमांत क्षेत्रों में कर किया जा सकता है, और 5वीं अनुसूची में उन अनुसूचित क्षेत्रों को, जिसमें जौनसार बाबर या अन्य क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्रों को जो इस प्रकार से विकास की दौड़ में बिल्कुल पिछड़ गए, उन क्षेत्र के निवासियों को जो वर्तमान है उनको वहां की सुविधा मिलनी चाहिए, उन पर जनप्रतिनिधि इस प्रकार के होने चाहिए। पर लेकिन कौन करेगा, इसके लिए आवाज उठाने के लिए महत्वपूर्ण काम होने चाहिए। उत्तराखंड की जनता को खुद अपने हक हकूकों के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। अगर हम अपने हक हकूकों को अपने दलीय, जातीय, क्षेत्रवाद और दलीय निष्ठा के कारण अपने हक हकूकों को उपेक्षा करेंगे तो उत्तराखंड की सुध लेने वाला कोई। इस समय लद्दाख में ये आंदोलन चल रहे, उसकी आवाज को पूरे देश विदेश में सुनाई दे रही, क्या उत्तराखंड के लिए करने कर सकते? उत्तराखंड के लिए दिशाहीनता की बात है। तमाम जनप्रतिनिधि जिनको ये शर्म नहीं है, गैरत नहीं है कि किस ढंग से कार्य करें। हमारा ये मानना है जो तमाम जनप्रतिनिधि आ रहे हैं उनसे ये पूछे जनता कि राजधानी गैरसैंण के बारे में आप क्यों मूक है, आप जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन को उत्तराखंड में क्यों इन पर अंकुश कब लगाए, आप मूल निवास 1950 और ये भू कानून जो हिमालयी राज्यों का, हिमाचल की तरह, हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है मुद्दों पर आधारित होकर जनता बहुत मजबूती से काम करे, ताकि राजनीतिक दलों को ये एहसास होना चाहिए कि जनप्रतिनिधि किसी को भी थोप दें, उनको जवाबदेही होनी चाहिए। अच्छे जनप्रतिनिधि अगर जनता में न हो तो वो योग्य प्रतिनिधि को चुने, तभी देश और प्रदेश का हित होगा। हम लद्दाख की जनता के, संघर्षशील जनता से ये अपेक्षा करते हैं उनकी आवाज सुनाई दे। हम उनके इस मांगों पे सोने के संघर्ष को सलाम करते हैं, आशा करते हैं उत्तराखंड वाले मुजफ्फरनगर कांड के सबक लें। ये किस प्रकार से राजनीतिक दलों ने मुजफ्फरनगर कांड के मुख्य गुनाहगार को सम्मानित करने का काम किया, केवल आंख झूलने के लिए। अगर ये दिल्ली में जो घटना हुई, उस घटना के बारे में हमारा ये कहना है, अगर नजफगढ़ की दामनी को जो जांच अदालतें थी और दिल्ली उच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दे दी थी, जिन अपराधियों को मृत्युदंड दे दिया था,
अगर सर्वोच्च न्यायालय अपनी जिम्मेदारी संभालते, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जब उनके सम्मुख फैसला पुनर्विचार करने का आया, उस अपराधी ने जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने छोड़ा था, उन अपराधियों ने एक निरपराध आदमी की 1 महीने के अंदर हत्या कर दी। तो हमारा ये मानना है न्यायालय अपनी भूमिका को मजबूती से निभाए, कितने परिश्रम करके जांच अदालतें इस प्रकार के अपराधियों को कटघरे में लाती, और सर्वोच्च न्यायालय में जिस प्रकार से कठोर दंड न होने से इस प्रकार के अपराध आगे बढ़ते हैं। हमारा मानना है कि अपराधियों को जेल में, सलाखों में नहीं, जिस प्रकार से तुरंत बदायूं में किया गया, वो बहुत जरूरी है कि समयबद्ध, जिस प्रकार से अमेरिका में समयबद्ध न्याय होता है, जांच होती है एक निश्चित समय, उसी प्रकार भारत में भी किया जाए और जवाबदेही हो। जनता अगर जनादेश देते समय जागरूक नहीं रहेगी तो बाद में पछताने के अलावा कोई काम नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।